तो हेलो नमस्कार। तो आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशंस की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, यानी निश्चित समाकलन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में और उनके डेरिवेशंस के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इन्हीं प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके हम लोग क्या करेंगे, जो डेफिनेट इंटीग्रेशन होते हैं यानी निश्चित समाकलन होते हैं, उनका इंटीग्रेशन हम लोग ईजी वे में कर पाएंगे। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है आज की, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टीज़ में इंटीग्रेशन की, अगर पहली प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पर, तो पहली प्रॉपर्टी है a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना होता है, a टू बी एफ टी डी टी। ये पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में है क्या कि अगर किसी फंक्शन के वेरिएबल को चेंज करेंगे तो उसकी लिमिट में कोई चेंज यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसके LHS की बात करें, LHS में क्या वैल्यू है हमारे पास, LHS में जो वैल्यू है हमारे पास a टू बी एफ एक्स डी एक्स है, ये वैल्यू है, ठीक है। ये वैल्यू हमारे पास यहाँ पर है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जो वेरिएबल यहाँ पर क्या है, x है, जिसके रिस्पेक्ट में ये इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है। और हमें क्या करना है, इसका जो वेरिएबल चेंज करना है t में। तो अगर हम ये पुट कर दें x इक्वल टू टी, ठीक है। अगर हम यहाँ पर x की जगह पर t पुट कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन अगर दोनों साइड कर देंगे तो ये आ जाएगा dt अपॉन dx, और इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा dt अपॉन dx, और यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब मैंने क्या, जब ये प्रॉपर्टी पढ़ा, जब डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने पढ़ाना शुरू किया था, तो वहाँ पर क्या बताया था, जब भी सब्स्टिट्यूशन वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, जब भी सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो वहाँ पर क्या होता है, लिमिट को भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि वेरिएबल चेंज हो रहा होता है। अब हम वेरिएबल x की जगह पर क्या कर रहे हैं, t पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, इसका वेरिएबल भी चेंज हो जाएगा। तो वेरिएबल कैसे चेंज होगा, अगर वेन x इक्वल टू कितना है, लोअर लिमिट की अगर बात करें तो t कितना हो जाए, अगर x इक्वल टू a यहाँ पर रख देंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, a आ जाएगा। इसी तरीके के अगर x इक्वल टू b पुट करेंगे तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, b, ये आ जाएगा। ये लोअर लिमिट हो गया, और ये क्या हो गया, अपर लिमिट, क्योंकि x इक्वल टू a क्या था, लोअर लिमिट थी, और x इक्वल टू b क्या थी, अपर लिमिट थी, यानी उच्चिष्ट था ये, और ये निम्नलिखित था। तो इसके बेसिस पर अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, a टू बी, अगर मान लीजिए यहाँ पर कितना है, ये एफ एक्स डी एक्स था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, हमने क्या किया, इसका वेरिएबल चेंज कर दिया, कहाँ से, इसकी जो लिमिट हो गई वो क्या है, a टू बी, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन जब x की जगह पर t पुट किया तो ये फंक्शन कितना हो जाएगा, एफ टी, और dx की जगह पर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्टी यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है। अगर किसी फंक्शन में ये कंडीशन होती है कि अगर वो लीनियर इस तरीके से फंक्शन है, तो वहाँ पर क्या होगा, तो वेरिएबल में अगर चेंज करते हैं तो उसके लिमिट में कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे ये इस कंडीशन में तो x इक्वल टू हमने क्या पुट कर दिया, t पुट कर दिया, तो इसको डिफरेंशिएट करिए और dx इक्वल टू कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा। और जब डेफिनेट इंटीग्रेशन यानी निश्चित समाकलन जब मैंने पढ़ाने स्टार्ट किया था, वहाँ पर हमने क्या बताया था कि जब भी वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे, किसी वैल्यू के प्लेस पर कोई वैल्यू पुट करेंगे, तो वहाँ पर उसकी लिमिट भी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जब मैंने x की जगह पर t रखा तो x की जगह पर वेरिएबल क्या होगा, t हो गया है, यानी ये जो वैल्यूज थी ये किसकी वैल्यूज थी, x की वैल्यूज थी। अब यानी यहाँ पर वैल्यू होनी किसकी चाहिए, न्यू इंटीग्रेशन, यहाँ पर t की वैल्यू होनी चाहिए। तो जब x की ये वैल्यू यहाँ पर a रखेंगे तो t की वैल्यू a आ जाएगी, और जब x इक्वल टू b रखेंगे यहाँ पर तो t इक्वल टू कितना आ जाएगा, b आ जाएगा, और यहाँ पर ये न्यू इंटीग्रेशन इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की। तो जो सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है, सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास इंटीग्रेशन a टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू होता है माइनस b टू a एफ एक्स डी एक्स। ये सेकंड प्रॉपर्टी इसकी है। तो क्या है इस प्रॉपर्टी में, हमने यहाँ पर इस प्रॉपर्टी में क्या है, अगर लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज करें, जैसे ये फंक्शन है a टू b और लिमिट को इंटरचेंज कर दिया यहाँ पर, तो जो इंटीग्रल हो जाएगा, न्यू इंटीग्रल बनेगा, जो नया समाकलन बनेगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। जैसे लिमिट को इंटरचेंज किया a टू b, तो यहाँ पर जो न्यू इंटीग्रेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर इसको कैसे कर सकते हैं, तो अगर हम पुट कर दें या लेट करते हैं कि जो
इनडेफिनेट इंटीग्रल एफ एक्स का होगा, एफ एक्स का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल होगा वो कितना हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स है। एफ एक्स का जो इनडेफिनेट इंटीग्रल है वो कितना है, वो कैपिटल एफ एक्स है। तो इस पर हम लोग अगर क्या करें, अगर इसके इंटीग्रेशन की बात करें तो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एफ एक्स, और इस पर क्या आ जाएगी, प्रॉपर लिमिट अप्लाई करनी होगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एफ बी माइनस एफ ए, ये लिख सकते हैं। ठीक, ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू है, ये तो आपके है लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है। ये किसकी, ये कौन सा फंक्शन है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये क्या है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू हो गई। ठीक, इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम क्या कहें, राइट हैंड की बात करें, या इसको हम ऐसे कर दें, राइट हैंड की यहां पर बात करें तो राइट हैंड कितना है, माइनस ए टू बी, सॉरी बी टू ए और एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, इसका जो मैंने क्या एफ एक्स को क्या बोला, एफ एक्स डी एक्स कितना है, इंडेफिनिट डिग्री में कैपिटल एफ एक्स है, तो यहां पर जो लिमिट आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, बी टू ए आ जाएगा, और ये बाहर जो माइनस लगा था वो लगा देंगे। अब यहां पर प्रॉपर्टी क्या कर दे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करें, तो यहां पर क्या होगा, कैपिटल ए एफ ए माइनस कैपिटल एफ बी, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ पर जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस का कितना, सॉरी प्लस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो गया, कितना आ जाएगा, एफ बी माइनस का एफ ए। ठीक है, ये कौन सी होगी, ये इक्वेशन 2 हो गई। ठीक है, और ये क्या है, राइट हैंड साइड है, ये क्या है, राइट हैंड साइड। ये जो वैल्यू लिखी मैंने क्या है, राइट हैंड साइड की वैल्यू लिखी, और ये जो वैल्यू लिखी किसकी है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है। तो यहाँ से क्या दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड, जब इसका इंटीग्रेशन करें तो लेफ्ट हैंड लिमिट, ये आप जो लेफ्ट हैंड फंक्शन है इंटीग्रल का, वो ये आ रहे हैं, फंक्शन की वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड साइड में, और जो राइट हैंड साइड में जो इंटीग्रल की वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो ये आ रही है। ठीक है, तो अब क्या करें, दोनों की वैल्यू को अगर देखें इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से, इनकी क्या है, राइट साइड दोनों के इक्वल है। इसका जब इंटीग्रेशन की वैल्यू की तो ये आई, और इसका जब इंटीग्रेशन की वैल्यू की तो ये आई, दोनों के राइट साइड क्या है, इक्वल है। तो यहां से क्या लिख सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2 क्या लिख सकते हैं कि जो इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स है डी एक्स, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू कितना, माइनस बी टू ए एफ एक्स डी एक्स के इक्वल है, और वो दोनों वैल्यू किसके इक्वल आ रहे हैं, एफ बी माइनस एफ ए के। तो यानी यहां से क्या हो रहा है कि अगर कोई इंटीग्रल लिखा हुआ है डेफिनेट इंटीग्रेशन में जिसकी लिमिट है ए टू बी, तो अगर उस फंक्शन के उस इंटीग्रल की लिमिट को अगर आपस में इंटरचेंज करेंगे तो जो इंटीग्रल हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जितनी बार लिमिट को इंटरचेंज करेंगे उतनी बार साइन उसका चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर एक बार इंटरचेंज किया तो उसका साइन माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई और ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, इंटीग्रल अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, तो हम क्या करेंगे, ये जो इंटीग्रल होगा ये इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ए टू सी हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, और प्लस सी टू बी हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि ये जो सी होगा, ये सी जो होगा वो ए और बी के बीच में लाई करना चाहिए, यानी सी क्या होगा, ए और बी के बीच में कोई वैल्यू होगी, तो उस केस में ये जो इंटीग्रल हो जाएगा ए टू बी वाला वो ब्रेक हो जाएगा दो डिफरेंट इंटीग्रल में, जहां से लिमिट क्या हो जाएगी, ए से सी तक हो जाएगी और सी से बी तक हो जाएगी। ये आपकी थर्ड लिमिट है, ये सॉरी थर्ड इंटीग्रल है। यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चन होगा, अगर मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इस तरीके से है, ए टू बी, या यहाँ से लिख सकते हैं 1 से -1 से 1, और यहाँ पर लिख देते हैं मॉड -1 से 2, और यहाँ पर लिख देते हैं मॉड x माइनस 2 dx। इसका इंटीग्रेशन करना है। तो अब इस केस में करते कहीं मॉड है, और मॉड फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा कि दो वैल्यूज होती है, एक पॉजिटिव वैल्यू होती है, दूसरी क्या वैल्यू होती है, नेगेटिव वैल्यू होती है। यहाँ पर 1 कर देते हैं, सॉरी। मॉड इंटीग्रल में क्या पढ़ा हम लोगों ने, मॉड फंक्शन के बारे में क्या पढ़ा था। मॉड फंक्शन में क्या होता है, जो फंक्शन होता है वो दो तरीके का वैल्यूज देता है। एक नेगेटिव वैल्यू जब x की वैल्यू क्या होगी, 0 से कम होगी, और एक पॉजिटिव वैल्यू देगा जब x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये जो इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इस इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसके लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये जो मॉड फंक्शन है, इस मॉड फंक्शन के अंदर का जो फंक्शन x माइनस 1 इसको 0 कर देते हैं। ठीक है, जब 0 करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ से क्या आएगा, ये x की एक वैल्यू को
रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है, यानी ये जो लिमिट ब्रेक होने वाली है ये क्या है, -1 और 2 के बीच की ही तो वैल्यू है। ये जो 1 है ये क्या है, -1 और 2 के बीच की एक वैल्यू है, यानी ये कंडीशन को फॉलो करे तो यानी यहाँ से हम इसको कैसे लिख सकते हैं, -1 से लेकर के कहाँ तक, 1 तक आएगा। और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, ये जो फंक्शन है इसको इस तरीके से मॉड हटा के लिख देंगे। ठीक है, अब एक कंडीशन, इसका साइन चेक करना पड़ेगा। इसका साइन चेक करने के लिए क्या है, -1 से 1, ये लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -1 से 1 तक जा रही है, यानी -1 और 1 के बीच में कोई वैल्यू लेकर के यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो -1 और 1 के बीच में कौन सा नंबर आता है, एक नंबर आता है 0। अगर 0 यहाँ पर रख दें, 0 यहाँ पर रख देते, 0 रखने से होगा क्या, इसकी जो वैल्यू हो जाएगी, ये 0 हम इसमें रख दें, ये जो फंक्शन इतना फंक्शन आ रहा है x -1, इसका साइन चेक करने के लिए यहाँ पर हम क्या कर दें, -1 से 1 बीच में वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो अगर यहाँ पर 0 रख दें तो कैसा आ जाएगा, नेगेटिव साइन आएगा। कैसा आएगा इसका साइन, नेगेटिव साइन आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, नेगेटिव। ठीक है, अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, अभी क्या हुआ, हमको लिमिट कहाँ से कहाँ तक ले जानी थी, -1 से 2, हुई कहाँ तक है, -1 से 1। अब जो अगली लिमिट होगी उसको हम कैसे लिखेंगे, 1 से 2, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, x -1 dx, ये आ जाएगा। ठीक है, -1 से 2 x -1 dx, ये वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, इसका साइन चेक करने के लिए क्या करेंगे, फिर से यहाँ पर वैल्यू रखेंगे, यहाँ पर कितनी वैल्यू रखेंगे। अब 1 से 2 के बीच में क्या नंबर आएगा, 1 से 2 के बीच में एक नंबर आता है 1.5, यानी 3/2, यानी 1.5 अगर यहाँ पर रख दे तो 1.5 रखने से क्या होगा, 1, देखिए 1.5 ज़्यादा है 1 से, तो यानी यहाँ पर जो साइन आएगा वो कैसा आएगा, जब x = 1 रख रहे हैं, सॉरी कितना, यहाँ पर कितना रख रहे हैं, -1 से 1 के बीच में 0, तो ये साइन इतना आ रहा है। और जब x = कितना कर दे हम 1.5 कर देते हैं तो साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू बड़ी है, तो यहाँ पर साइन कैसा लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। तो इस केस में ये कंडीशन हो जाएगी। तो ये इंटीग्रल इस तरीके से दो डिफरेंट इंटीग्रेशन के फॉर्म में ब्रेक हो जाएगा। तो वहाँ पर इस लिमिट का हम लोग इस इंटीग्रल का यूज़ करेंगे जहाँ पर क्या होगी, लिमिट ब्रेक हो रही होगी। अब यहाँ पर इसको लिख कैसे सकते हैं, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² - माइनस का x हो जाएगा, और यहाँ पर लिमिट कितनी आ जाएगी, -1 से 1 प्लस, और इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x² - 2 - का 1, और यहाँ पर जो लिमिट आ जाएगी 1 से 2 आ जाएगी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये 1/2 आ जाएगा, माइनस का कितना 1, अपर लिमिट हो गई। लोअर लिमिट के केस में -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये लोअर लिमिट की हो गई। प्लस यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन के, देखिए यहाँ पर क्या लगा था, माइनस लगा था, यहाँ पर माइनस लगा देते हैं, माइनस। ठीक है, यहाँ पर क्या कर देते हैं, अपर लिमिट यानी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4/2 यानी 2, और यहाँ पर रखेंगे ये तो -1 है, यहाँ पर x आएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2। ये अपर लिमिट हो गई, 2² यानी 4/2 -2 हो गया। लोअर लिमिट रखी तो 1/2 आ जाएगा, माइनस का कितना 1 आ जाएगा, ये लोअर लिमिट हो गई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, देखते हैं कितना आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस का, ये आ जाएगा -1/2 माइनस, और ये 3/2, ये वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर देखेंगे तो ये टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -1/2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +1/2, ये वैल्यू आ जाएगी। ये भी माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2 + 1/2 यानी 5/2, ये इसका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम इसका इंटीग्रल कर सकते हैं अगर हमारा इंटीग्रेशन आपके इस फॉर्म में बनता है। कहाँ पर अप्लाई करते हैं, ज़्यादातर जो क्वेश्चन होता है वो क्या होता है, मॉड फंक्शन के लिए हम लोग इस केस में यूज़ करते हैं, या फिर जो हमारा फंक्शन हो रहा है वो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग लिमिट्स के फॉर्म में डिफाइन किया है, वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इस इंटीग्रल का यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है, अभी यहाँ पर क्या है, वैल्यू सिर्फ एक है, यहाँ पर एक ही, जहाँ पर लिमिट ब्रेक हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू, जिससे यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल लिखा वो क्या है, एक ही ऐसा पॉइंट है जो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। अब अगर ऐसा हो जाए कि ए और बी के बीच में, जैसे हम यहाँ पर बोल देते हैं ए और बी के बीच में C1 C2 C3 इस तरीके से बहुत सारे पॉइंट लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में इंटीग्रल क्या हो जाएगा, उस केस में इसी इंटीग्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a to b fx dx इक्वल टू कितना, a से C1 fx dx हो जाएगा, प्लस C1 से C2 हो जाएगा, fx dx हो जाएगा, प्लस C2 से C3 कर देते हैं, fx dx हो जाएगा, प्लस C3 से B कर देते हैं, fx dx हो जाएगा। इस तरीके से मतलब जितने भी ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहे होंगे
जितने भी ब्रेकिंग पॉइंट मिल रहे होंगे उन सभी को हम इस तरीके से इंटीग्रेशन के फॉर्म में अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन हमारा है, इंटीग्रेशन किसका है, इंटीग्रेशन आपका इंटीग्रेशन है -1 से लेकर के 4 तक, -1 से लेकर के 4 तक, और आपकी इक्वेशन है x²। ये यहाँ पर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन हम लोग को करना है। तो इस क्वेश्चन का इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम है इस वैल्यू को फैक्टर के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इसको फैक्टर के फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है, ये कितना, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए, और ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर होते हैं, एक x कितना हो जाएगा, x-2 एक फैक्टर आ जाएगा, और एक आ जाएगा x-3। ये आपके दो फैक्टर यहाँ से बन जाएंगे। तो अब यहाँ पर क्या है, ब्रेकिंग पॉइंट कैसे पता चलेंगे, जितने फैक्टर्स यहाँ पर आए हैं, कितने फैक्टर आए हैं, ये दो फैक्टर, यहाँ से इन दोनों फैक्टर्स को क्या कर दें, 0 कर दें। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, और जब x-3 को 0 करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये आपके ब्रेकिंग पॉइंट मिल गए, यानी लिमिट यहाँ से आपको मिल जाएगी। तो एक लिमिट आपको मिल गई -1 से लेकर के 4 तक, एक लिमिट आपको मिल गई कहाँ से कहाँ तक। अब देखिए यहाँ पर क्या रखेंगे, x-2 x-3 dx। अब इसका साइन क्या होगा, देखिए ये जो यहाँ पर 2 और 3 है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये -1 2 3 4 ऐसी कंडीशन आ रही है। तो यानी जो लिमिट आपकी जाएगी वो कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, इस 2 तक जाएगी, प्लस इस 2 से लेकर के कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, और यहाँ पर फंक्शन कितना है, x-2 और x-3 dx, प्लस इसी तरीके से इंटीग्रेशन कहाँ तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर साइन, अभी साइन क्या करेंगे, यहाँ पर साइन चेक करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर एक और इंटीग्रेशन लिख सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक, 2 से 3 और 3 से 4, x-2 x-3 dx। अब इनके साइन को यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, -1 है और 2 है, -1 और 2 के बीच में कोई एक नंबर ले ले और यहाँ पर पुट करके देखें इसका साइन कैसे आएगा। तो -1 और 2 यानी इसके बीच में एक नंबर 0 कर सकते हैं, 0 अगर यहाँ पर रखे तो -2 आ जाएगा, यहाँ पर 0 रखे तो -3 आ जाएगा, माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो साइन कैसा आएगा, प्लस का आएगा। अब यहाँ पर अगर देखें 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, 2 और 3 के बीच में 2.5 नंबर ले लेते हैं, तो 2.5 यहाँ पर रखेंगे तो कैसा साइन आएगा, प्लस का आएगा, और यहाँ पर रखेंगे तो माइनस का आएगा, और प्लस माइनस कैसा साइन हो जाएगा, माइनस साइन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर अगर साइन चेक करना है तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 4 के बीच में, तो 3.5 देखिए 3.5 प्लस का आएगा, 3.5 प्लस का आएगा, यानी ये साइन कैसा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके इंटीग्रेशन की वैल्यू अगर निकालनी तो क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट कर देते हैं इसको, इंटीग्रेट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, -1 से जो लिमिट है वो कितनी है, इंटीग्रेशन कर दे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ देखें कि ये जो वैल्यू थी ये इस वैल्यू के इक्वल थी, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे कर देते हैं। तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, ³ माइनस का 5x² प्लस का 6x। यहाँ पर जो लिमिट होगी पहले केस में वो कितनी आ जाएगी, जो पहले केस में लिमिट आपकी आएगी वो आएगी -1 से लेकर के 2 तक, प्लस दूसरे में भी इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, x³ माइनस का 5x² और प्लस का 6x। यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी, 2 से 3 आ जाएगी, प्लस यहाँ पर क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस था कि प्लस था, ये माइनस था तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, और प्लस जो यहाँ पर इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो x³ माइनस का 5x² प्लस 6x, और यहाँ पर जो लिमिट आ जाएगी 3 से 4, ये आपका इंटीग्रेशन बन जाएगा। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया, यहाँ पर लिमिट अप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपका इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा तो वहाँ पर क्या करेंगे, हम लिमिट्स को क्या कर देंगे, ब्रेक कर सकते हैं। अगर कोई वैल्यू जो इंटीग्रेशन आपको इस तरीके से दिया जाता है तो वहाँ पर हम लिमिट को ब्रेक करके हम अलग अलग इंटीग्रेशन के फॉर्म में वहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, तो ये आपकी तीसरी प्रॉपर्टी थी। तो अगर चीज़ समझ में तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी 4 हमारे पास क्या है, यानी निश्चित समाकलन की जो 4th प्रॉपर्टी है वो क्या है। 4th प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, उसमें क्या होता है, अगर हमारे लिमिट आपकी इस तरीके से लिखी है a to b f(x) dx, ठीक है, f(x) dx, तो इसको हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं a to b, और जो फंक्शन आपका आ जाएगा a + b - x dx, ये हो जाता है। ऐसे हम लिमिट को अप्लाई कर सकते हैं। ये लिमिट, ये आपकी प्रॉपर्टी होती है। अब ये कहाँ पर अप्लाई होती है उसके लिए देख लेते हैं। तो जैसा हमारे पास कोई इंटीग्रल इस तरीके से लिखा होता है, i = π/6 से लेकर के π/3, ये वैल्यू दे रखी है, और f(x)
एफ एक्स की जगह पर क्या बोल देते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स डी एक्स। ये आपकी प्रॉपर्टी है क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है। तो हम प्रॉपर्टी अप्लाई क्या कर सकते हैं ऐसे केसेस में, हम ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स इस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम इस प्रॉपर्टी के किस केस में अप्लाई करेंगे, तो एक कुछ केसेस होते हैं कि अगर डिनोमिनेटर में कुछ इस तरीके से वैल्यू हो और न्यूमरेटर में वो वैल्यू बना लें इसका इन लिमिट्स का यूज़ करके, तो प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या लिखी, ए प्लस बी अगर करें तो ए प्लस बी इस वैल्यू को ऐड करते हो कितना आ जाएगा, इस वैल्यू को अगर ऐड कर दे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। कितना लिखा है, π/3, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर π/6, और इसको अगर ऐड कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3π/6, कितना आएगा π/2। तो हमको क्या करना है, a प्लस बी माइनस एक्स करना है, और अगर माइनस करें तो a प्लस बी कितना, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस एक्स करेंगे कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आएगा। तो देखिए यहाँ पर साइन एक्स है, यहाँ पर क्या है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स है। तो यहाँ पर साइन एक्स चेंज करेंगे इसमें कॉस एक्स में चेंज हो जाएगा, और यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये साइन एक्स में चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पर ओवरऑल जो डिनोमिनेटर है वहाँ पर चेंज नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इस पर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दें तो यहाँ पर करेंगे क्या हो जाएगा, ये जो इंटीग्रल हो जाएगा कितना आ जाएगा, π/6 से लेकर के π/3 तक, और यहाँ पर आ जाएगा साइन π/2 माइनस एक्स अपॉन साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कॉस π/2 माइनस का एक्स। ये क्वेश्चन हो जाएगा। अब इस पर अगर अप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा π/6 से लेकर के π/3, और ये साइन से कितने चेंज हो जाएगा, कॉस में आ जाएगा, क्योंकि ये 90 माइनस थीटा है, और ये भी कितना आ जाएगा, कॉस एक्स आ जाएगा प्लस का साइन एक्स आ जाएगा। ये इंटीग्रेशन आ गया, ये प्रॉपर्टी हो गई। अब देखिए जो पहला आपका इंटीग्रल था वो कुछ ये था, और दूसरा इंटीग्रल आपका ये आ गया है। तो हो क्या गया कि यहाँ पर दोनों ही केसेस में डिनोमिनेटर में तो कोई चेंज हुआ नहीं है, लेकिन न्यूमरेटर में वैल्यू क्या है, एक में साइन एक्स है दूसरे में क्या है, कॉस एक्स है। अब अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो जो वैल्यू न्यूमरेटर में वही वैल्यू किस में आ जाएगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो यहाँ पर अगर दोनों को ऐड करें, ये 1 बोल दें और ये क्या बोल दें, 2 बोल दें, तो यहाँ से 2i इक्वल टू कितना आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, π/6 से लेकर के π/3, और अगर डिनोमिनेटर सेम है तो यह आ जाएगा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ पर बन जाएगा। आप इसका इंटीग्रेशन कैंसिल कर देंगे, 1 आ जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन आपका x हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये π/3 माइनस π/6 कितना आ जाएगा, π/3 माइनस का π/6 कितना आ जाएगा, π/3 π/6 आ जाएगा, सॉरी। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो π/12। ये आपका इंटीग्रेशन यहाँ से मिल जाएगा। इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से एक और प्रॉपर्टी होती है, प्रॉपर्टी 5। जो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, उसमें क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो कुछ इस तरीके से लिखा होता है, 0 to a f x dx। अगर इस तरीके से लिखा है तो हम उस प्रॉपर्टी पर, उस पर जैसे यहाँ पर हमने a प्लस बी माइनस एक्स किया था, उसी तरीके से ये जो प्रॉपर्टी होती है वो कितनी होती है, 0 to a, ये आ जाएगा a माइनस एक्स डी एक्स। यहाँ पर भी यही देखना है कि यहाँ पर क्या होता है, इसी तरीके से जो इस तरीके के फंक्शंस होते हैं उन्हीं फंक्शन पर हम इस तरीके की प्रॉपर्टी भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके की एक प्रॉपर्टी होती है। यहाँ पर क्या एफ एक्स डी एक्स है, तो यहाँ पर a माइनस एक्स करेंगे तो प्रॉपर्टी में मतलब जो इंटीग्रल में कोई चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी आपकी 5 हो जाएगी। क्वेश्चन करना है तो क्वेश्चन के लिए हम यहाँ पर एक इंटीग्रल इसी तरीके से ले लेते हैं, जैसे इंटीग्रेशन 0 से π/2, यही क्वेश्चन ले लेते हैं, साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब अगर इस क्वेश्चन पे सेम प्रॉपर्टी देखिए, यहाँ पर हमने यहाँ पर इसका सम किया था, कितना आया था, 90 आया था। अब यहाँ पर 0 से π/2 है और 90 ऑलरेडी है, तो हमको क्या करना है, a से π/2 माइनस एक्स करेंगे, कितना हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा, और ये कॉस एक्स हो जाएगा, ये साइन एक्स हो जाएगा। प्रॉपर्टी अगर अप्लाई करते हैं, ठीक है। क्या करना है, जहाँ जहाँ एक्स है प्रॉपर्टी, जहाँ पर इंटीग्रल में x है वहाँ पर क्या करना होगा, a माइनस एक्स करना होगा। a माइनस एक्स a की वैल्यू है कितनी, π/2 है, यानी π/2 माइनस एक्स हो जाएगा, कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। यहाँ पर π/2 माइनस एक्स करेंगे कितना हो जाएगा, साइन एक्स है तो cos x हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो साइन एक्स हो जाएगा। इस तरीके से प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, जहाँ x होगा वहाँ पर a माइनस एक्स कर देंगे, और इस प्रॉपर्टी में जहाँ पर x है वहाँ पर क्या कर देंगे, a प्लस बी माइनस एक्स कर देंगे। ये प्रॉपर्टी 5 और प्रॉपर्टी 4 दोनों एक जैसी प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। ये आपकी प्रॉपर्टी 4 और प्रॉपर्टी 5 होगी।
तो अगर ये चीज़ समझ में है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, प्रॉपर्टी नंबर 6 और प्रॉपर्टी नंबर 7। इसमें क्या है कि अगर लिमिट आपकी नेगेटिव टू पॉजिटिव दे रखी है, एफ एक्स डी एक्स दे रखा है, तो आपका जो इंटीग्रल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या फिर 2 टाइम 0 टू ए हो जाएगा। 0 कब होगा, जब फंक्शन कैसा होगा, ऑड होगा, यानी फंक्शन कैसा हो जाएगा, विषम हो जाएगा। और 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर फंक्शन आपका कैसा है, इवन फंक्शन है, या फिर कैसा है, सम फलन है। कैसा फलन है, सम फलन है, तो आपकी ये वैल्यू हो जाएगी। विषम फलन है तो आपकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ऑड फंक्शन हो जाएगा तो आपका जो इंटीग्रल हो जाएगा वो डायरेक्टली 0 हो जाएगा अगर लिमिट आपकी नेगेटिव ए टू पॉजिटिव ए दे रखी है। और 2 टाइम 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा अगर आपका फंक्शन कैसा है, इवन फंक्शन है। अब इवन और फंक्शन क्या होते हैं, तो अगर इवन फंक्शन आपको चेक करना है तो उसके लिए क्या है, जो फंक्शन दे रखा है उस फंक्शन में अगर आप एफ एक्स में x की जगह पर कितना पुट कर दे, -x पुट कर दे, x की जगह पर कितना पुट कर दे, -x पुट कर दे, और वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल होता है, तो उस फंक्शन को क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, या फिर कैसा फलन बोलते हैं, सम फलन बोलते हैं। अगर फंक्शन में x की जगह पर -x रखते हैं और वो ओरिजिनल फंक्शन के इक्वल रहता है, फंक्शन कैसा होता है, सम फलन हो जाता है। और अगर आप फंक्शन में -x रखने पर वो -fx के इक्वल हो जाता है, तो फंक्शन कैसा होता है, विषम फलन होता है। कैसा होता है, विषम फलन होता है, या फिर कैसा होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, इसके लिए जैसे हमारे पास फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स है, तो जब x की जगह पर माइनस साइन एक्स रखेंगे, -x कर देंगे, या जगह साइन माइनस का x, और साइन -x कितना होता है, माइनस का साइन एक्स, तो ये कैसा है, विषम फलन है। ये कैसा है, विषम फलन है। लेकिन अगर इसी की जगह पर f -x, जैसे यहाँ पर ये ना होता, cos थीटा होता है, जैसे x इक्वल टू कितना कर देते हैं, cos x कर देते हैं, cos x, तो यहाँ पर अगर -x रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा, cos -x इक्वल टू कितना, cos x, तो ये कैसा होता है, सम फलन होता है। तो इस तरीके से अगर आपका फंक्शन कैसा इवन फंक्शन है तो आपका इंटीग्रल ये हो जाएगा, यानी फंक्शन अगर सम है तो आपका इंटीग्रल ये हो जाएगा, लिमिट -a टू a अगर दे रखी है इस टाइप से। लेकिन अगर फंक्शन आपका ऑड फंक्शन दे रखा है, विषम फंक्शन दे रखा है, तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन कितना कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, उसके लिए आपको फंक्शन को चेक करना पड़ेगा कि वो फंक्शन इवन है या फिर ऑड है। फिर दूसरी बात आते हैं, दूसरी कंडीशन दे रखी है, दूसरी प्रॉपर्टी है 7th वाली, वो क्या है, 0 टू 2a एफ एक्स डी एक्स दे रखा है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी क्या होगा, इंटीग्रल 0 हो जाएगा अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू अगर एफ एक्स के माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाती है। अगर f2a माइनस एक्स की वैल्यू माइनस एफ एक्स के इक्वल हो जाती है तो जो इंटीग्रल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी ये फंक्शन है, यहाँ से x की जगह पर 2a माइनस एक्स कर देते हैं, और अगर 2a माइनस एक्स रखने पर यहाँ पर कितना आ जाता है, माइनस का एफ एक्स हो जाता है, तो इंटीग्रल आपको कितना हो जाएगा, डायरेक्टली 0 हो जाएगा, इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका इंटीग्रेशन अपने एफ एक्स में 2a माइनस एक्स रखने पर वो फंक्शन के इक्वल आ जाता है, जैसे ये फंक्शन है, इसमें 2a माइनस एक्स की जगह पर कितना कर देते हैं, 2a माइनस एक्स कर देते हैं, तो उस केस में अगर 2a माइनस एक्स रखने पर फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है, यानी लिमिट में कोई चेंज नहीं होती है, तो उस केस में जो इंटीग्रेशन कैसा हो जाएगा आपका, 2 टाइम 0 टू a एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ये हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पर हम लोग करेंगे। तो ये आपकी 6 प्रॉपर्टी होगी और ये आपकी 7 प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें हम लोग को यहाँ पर पढ़नी थी। तो क्या क्या आज पढ़ा हम लोगों ने, आज हम लोगों ने इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन की 7 प्रॉपर्टीज पढ़ी, जिसमें हम लोगों ने 6 और 7 प्रॉपर्टी ये है। और इससे पहले हम लोगों ने जो प्रॉपर्टी पढ़ी, प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या थी, तो प्रॉपर्टी नंबर 1 थी अगर लिमिट आपकी a टू b है एफ एक्स डी एक्स, तो वहाँ पर वेरिएबल को चेंज करते हैं तो लिमिट में कोई चेंज नहीं होता है। पहली प्रॉपर्टी आपकी ये थी। ठीक है, वेरिएबल को अगर चेंज करते हैं तो जो आपकी लिमिट होती है उसमें कोई चेंज नहीं होता। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। प्रॉपर्टी नंबर 2 हम लोगों ने पढ़ी थी कि अगर लिमिट्स को आपस में इंटरचेंज कर दें, कोई इंटीग्रल लिखा हुआ है और वहाँ पर क्या कर दें, लिमिट को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो इंटीग्रल क्या हो जाता है, माइनस टाइम में देता है एफ एक्स डी एक्स। क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पर a टू b लिमिट दे रखी है और यहाँ पर क्या करते हैं, b टू a कर देते हैं लिमिट, तो इंटीग्रल आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरीके से जो थर्ड प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी, थर्ड प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर लिमिट आपकी a टू b एफ एक्स डी एक्स है, a टू b एफ एक्स डी एक्स है, तो वहाँ पर हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लिमिट आपकी a से c हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा, प्लस c से b हो जाएगी एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। बट कंडीशन क्या होगी कि जो c होगा वो a और b के बीच में लाई करना चाहिए। c क्या होना चाहिए, a और b के बीच में लाई करना चाहिए। ये आपकी प्रॉपर्टी नंबर 3 थी। प्रॉपर्टी नंबर 4 हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रॉपर्टी नंबर 4 में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर लिमिट a टू b है एफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो वहाँ पर हम उसको फंक्शन में ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स।
ये प्रॉपर्टी नंबर आपकी 4 थी, ठीक है। फिर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी प्रॉपर्टी नंबर 5। वहाँ पर क्या था, हम लोगों ने पढ़ा था कि लिमिट अगर 0 to a है एफ एक्स डी एक्स है, तो वहाँ पर हम लिमिट ऐसे प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हैं कि 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये प्रॉपर्टी थी। ये 5 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, और अभी हम लोगों ने जो 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है वो कौन सी, 6 और 7। तो ये टोटल 7 प्रॉपर्टीज आज की इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ी हैं, और ये 7 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए, क्योंकि इन्हीं का यूज़ करके हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर इतनी बात समझ में है तो वीडियो को पॉज कीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो इस क्लास में हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस कर लिया है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे सेफ।